एक अनुमान और एक अध्ययन के अनुसार ईरान ने अब तक 1200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4000 बिल्कुल शुरुआती किस्म की शाहिद क्रूज मिसाइल जो है ना, वो गल्फ युद्ध में इस्तेमाल की हैं। ठीक। तो जो 1200 बैलिस्टिक मिसाइल है, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को 2 मिसाइलें दागनी पड़ती हैं और फिर चेक करना पड़ता है कि इंटरसेप्ट हुई कि नहीं हुई, तो फिर दोबारा डालनी पड़ती है। आप न्यूनतम मान लीजिए, इसका मतलब 1200 मिसाइलें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका 2400 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग चुका है। जी। और ये मिसाइलें या तो पैट्रियट मिसाइलें होती हैं, या टॉम हॉक मिसाइलें होती हैं, या थर्ड मिसाइलें होती हैं, या GMT मिसाइलें होती हैं। ये लगातार 1 महीने से ये मिसाइलें दागते दागते अमेरिका का जो मिसाइलों का स्टॉक था, मिसाइलों का भंडार है, वो काफी घट गया है। और उनको ये भी युद्ध मंत्रालय की तरफ से ये भी चेतावनी मिली है कि अगर आप क्यों इन मिसाइलों को बनने में बहुत समय लगता है। लॉकहीड कंपनी बहुत सारी मिसाइलें बनाती है। लॉकहीड कंपनी से इनका जो करार था कि आगे की 2000 मिसाइलें बनाने का, वो तो 2030 तक का करार है। अभी वो कहां से लॉकहीड कंपनी जादू की जोर से मिसाइलें बना देगी। तो ये नहीं लग रहा है कि ये मिसाइल युद्ध जो है ना, मिसाइल युद्ध में बहुत दिनों तक वो नहीं टिक पाएंगे। एक मिसाइल उनकी मशहूर है टॉमहॉक, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और वो उनके शिप से भी चल सकती है, एयर से भी चल सकती है, जमीन से भी चल सकती है, उनके कई जगह से वो भी उन्होंने काफी डिप्लीट कर दी है। वो उनका मुख्य हथियार है। और वो चूंकि जो पेंटागन अपने लिए स्टॉक रखता है कि कभी अमेरिका पे किसी ने हमला कर दिया, वो एक कंसेप्ट पे काम करते रहते हैं, तो हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, वो शायद उस एरिया तक वो पहुंच गया है, स्टॉक खत्म होने तक। तो वो पेंटागन वगैरह, ये सब सूचनाएं हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। और जो हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स वगैरह बातचीत में आते हैं, उनके जरिए, और बहुत सारे अखबारों में इस तरह के रिसर्च वर्क छपते हैं बाहर और हमारे यहाँ भी, उसमें ये सूचनाएं हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अब चूंकि अमेरिका जिस स्तर पे वहां जा चुका है, और 31 दिन अब हो ही गए, 32वां दिन है आज, तो ये इतना वहां चले गए हैं, तो अब इनके लिए वहां से जैसे कहा जाए कि कैसे वापस हो, कौन सा मुंह लेके वापस हो। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ, होर्मुज खुला हुआ था, कोई समस्या नहीं थी। सऊदी अरब तेल बेच रहा था, दुबई से तेल बिक रहा था, कतर बेच रहा था, कुवैत बेच रहा था, सब अपना अपना, इराक बेच रहा था, ईरान भी बेच रहा था जी। तो जो जिसका जो धंधा था, और जो केमिकल्स वगैरह बेचते हैं, वो सब चीजें वहां से उनका कारोबार चल रहा था। जो दुबई वगैरह का एक अफ्रीका और एशिया के लिए और यूरोप के लिए भी एक बीच का व्यापारिक केंद्र के तौर पर जो उनका विकास हुआ है, वो सब भी भारी मात्रा में चल रहा था। भारतीय तो बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते ही हैं, और काम भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। ये सब चीजें हो रही थी। युद्ध से जो हासिल करने अमेरिका इजराइल आए, उसकी जगह ये हुआ कि होर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया। अब आज दुनिया के 1/5 हाइड्रोकार्बन सेंटर पे ईरान का जिस कब्जे का डर बता के युद्ध किया गया कि ईरान इन पे कब्जा कर लेगा, ईरान ने उस पे कब्जा कर लिया। ये बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि जिस चीज पे कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चले थे, ईरान के तेल पर, ईरान के पास अपना तेल है ही, और उसने दूसरे के तेल को रोकने की ताकत प्राप्त कर ली। जिस चीज का डर बता के अमेरिका अब तक उस क्षेत्र में दादा बना हुआ था, अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू करके उस डर को रियलिटी में बदलवा दिया। और सारे अरब कंट्रीज को यह सबक मिल गया कि अमेरिकी अड्डे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, और ईरान तुम पर हमलावर नहीं है, ये तो अमेरिका के रिएक्शन में तुम पर हमला हुआ है। इसलिए आज वो, इसके बावजूद कि वो एक पहले अमेरिका के और पश्चिम के उकसाने पर यूएन चले गए, और एक प्रस्ताव उन्होंने 135 देशों का पास कराया, जिसमें भारत भी शामिल रहा, लेकिन अब स्थिति यह है कि वो दूसरी तरफ चले हैं। अब वो तुर्की और मिस्र के जरिए, इजिप्ट के जरिए बात करके इस मामले को सेटल कराना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में इस युद्ध के बाद जो भी इसका आउटकम होगा, निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल की वो भूमिका यहाँ नहीं रह जाएगी। अब कोई एक नई भूमिका का सृजन होगा, वो कैसे होगी और क्या होगा पता नहीं। ईरान की ओर से जो आज लेटेस्ट बात आई है कि हम बात में तब आएंगे जब इसकी कोई गारंटी ले, और इसकी गारंटी में उनका इशारा है कि चीन इसमें आए। और इसलिए संभवतः ये लोग जो इंटरलोक्यूटर्स हैं आजकल, ये 5 देश, बहरीन है, ओमान है, इजिप्ट है, तुर्की है, और सऊदी अरब भी बीच में आया है, तो ये सब अब चीन की ओर कहा जा रहा है। कोई चीन आजकल में गया हुआ है बीजिंग, तो पता नहीं चीन तैयार होता है कि नहीं होता, क्या परिस्थिति बनती है। दूसरे, इस समय ईरान का तेल दुगने दाम पे बिक रहा है।
ईरान का ही तेल वहां से निकल रहा है, चीन को जा रहा है और अन्य जगहों पर जा रहा है, और उसके लिए उस पे जो सैंक्शन लगा हुआ था पिछले 4 दशक से, वो इस दौर में सैंक्शन उठा लिया अमेरिका ने। दूसरा डेवलपमेंट आप देखिए किसके पक्ष में चीजें खुल रही हैं। होर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया, यानी उस 20% हाइड्रोकार्बन के बिजनेस पे वहां पर टोल भी वसूल रहा है, जिसका चौथ वसूल रहा है वो, और अपना तेल दुगने दाम पे वो बेच रहा है। और तीसरे जो उसके लिए जो बात, अब उसने उस बात से अपने को विड्रा कर लिया है जो उसने पहले वादा कर रखा था कि हम बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम। अब जो नया खमनेई आए हैं उन्होंने उस प्लेन को भी खोल दिया है कि हमारे लिए ओपन है ये मामला, यानी वो बना रहे हैं या बनाएंगे। तो इस युद्ध में आज उनको रूस और चीन ने एक बम दे दिया है डिटरेंस के लिए, अंदाजा लगाया सकता है जी। तो अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में पहले 4 हफ्ते की लड़ाई में तो ईरान ने वो सफलताएं हासिल कर ली हैं जिनको रोकने के नाम पे पश्चिम वहां पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो जो अब नई चीज बनेगी, जो भी बनेगी इस युद्ध के बाद, अब इसका आउटकम अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में नहीं होता तो हम ये मान सकते हैं कि वो चीज पश्चिम के विरुद्ध होगी किसी भी हद तक, जिस हद तक भी हो। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का कम से कम ये हुआ, और इजराइल का, कि पूरा पश्चिमी जगत, विकसित यूरोप जो है, वो उनसे जम के असहमत हो गया है, और उन देशों के लोग सड़कों पर हैं, उन देशों का समाज इस युद्ध के विरुद्ध हो चुका है। इजराइल का भी इसमें भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल की संसद ने कल ही एक कानून पास किया है जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को जो जेलों में रखते हैं, इनको फांसी देने की सजा का फैसला लिया गया है। पहले उनके यहाँ नहीं था। इसकी सारी दुनिया में, सारे पश्चिम ने आलोचना की है, यूनाइटेड नेशन से आलोचना हो रही है, और आज दिन भर चूंकि इस पे मामला चलेगा, ये कल तक इसकी आलोचना करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो, एक तो उनका देश उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको उन्होंने निर्वासित कर रखा है, उन गजा जैसा नरसंहार किया है, और अब उन पर ये नया अत्याचार करने इजराइल पहुंचा है। तो इधर इजराइल के एक देश के रूप में जो उसकी स्वीकार्यता पश्चिम में थी, वो बहुत कम हुई है, और उसके विरुद्ध चीजें और बढ़ गई है। ये सब चीजें, मेरा कहना यह है कि इस युद्ध में जो भी सोच के अमेरिका इजराइल आए, ये सारे गेम्स उल्टे पड़ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये भी साबित हो गया कि ईरान को इस तरह से निगल पाना संभव नहीं है। उसने उल्टा हो गया, ईरान वो सारे फायदे उठा रहा है जो अमेरिका जिन फायदों को उठाने के लिए संघर्ष में उतरा था, और उसने अपने अड़ोस पड़ोस के सारे अमेरिकी अड्डों पर हमला करके अमेरिकी सैनिकों को अड्डों से भगा दिया है, और वो लोग होटलों में और इधर उधर छुपने पर मजबूर हैं या पीछे हटा लिए गए हैं, और ये साबित कर दिया कि ये सारे अड्डों पर वो हमला कर सकता है। साथ ही जो आर्थिक संरचना इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के अन्य व्यापारों की थी, जैसे आधुनिक जो व्यापार है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इन सब के जो सेंटर्स थे, एविएशन है, टूरिज्म है, इन सब पर हमला करके ईरान ने दिखाया है कि उसकी सैनिक क्षमताएं कितनी गहरी हैं, और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी गजब है। और उसने इनके उन्नत से उन्नत किस्म के हथियार, जहाज वगैरह भी हमले में एक हद तक उनको भी निशाना बनाने में सफलता पाई है। और इजराइल को तो उसने लगभग उतना जवाब दिया है जितना इजराइल ने उस पर हमला किया है, लगभग उससे कम नहीं उसने इजराइल का नुकसान किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इतना फर्क है कि प्रिसीजन के लेवल पर वो अभी थोड़े एडवांस हैं, 4 साल 5 साल का गैप। लेकिन अगर इस लड़ाई के बाद किसी समझौते में पहुंचते हैं तो अगले 2 साल बाद ईरान संभवतः उस गैप को भी भर लेगा। तो आने वाले दिनों में जो भी सिचुएशन बदलेगी, वो ईरान के पक्ष में जाती हुई ज्यादा दिख रही है, न कि उनके जो पहले हमला करके इस पक्ष को कमजोर करने आए थे। 65 में जब ये पेट्रो डॉलर वाला टर्म आया, सऊदी अरब से समझौता हुआ, यूएई से हुआ, इन सब से हुआ कि आपका तेल जो बिकेगा गल्फ का, ये डॉलर में बिकेगा, सिर्फ इसकी करेंसी डॉलर होगी। और इससे अमेरिका को भयानक लाभ होना शुरू हुआ कि एक तो सारी दुनिया का जो करेंसी थी उसकी हो गई, करेंसी का प्रॉफिट हुआ, उसके एवज में उनकी करेंसी की ताकत बढ़ गई, और बैंकों से अपने विकास के लिए ऋण लेना उनके लिए सब इजी हो गया, सारी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये इस्लाम धर्म में जो सेक्टेरियन झगड़ा है, ईरान शिया है और ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं ये सब सुन्नी है, इनको डराया कि देखो जो तुम्हारे यहाँ है और ये इसकी संख्या बड़ी है। ईरान की आबादी हमेशा से बड़ी थी, एक देश के तौर पर एक घनत्व था, बगल में इराक में भी ज्यादातर शिया है, तो ये शियाओं का एक दूसरे से जुड़ा हुआ एरिया है।
तो कहा ये इतनी बड़ी संख्या है और ये तुम्हें, ये मोनार्कीज थी छोटी छोटी, तो इनकी मोनार्की बची रहे इसके लिए ये लोग हर किस्म के समझौतों पे अमेरिका से राजी हो गए। फटाफट तेल निकल आया था तब तक, और दुनिया इस तरह से बनी जिस तरह से आज हमारे सामने है। इस बीच ईरान में भी वो सत्ता परिवर्तन करके 53-54 में अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार बना रखी थी, लेकिन उसके खिलाफ यूरोप में और अन्य जगहों पर रहने वाले धार्मिक तौर पर आंदोलन चलाने वाले लोग सक्रिय थे, जो जिन्होंने 79 में वो चेंज किया, और ये अयतुल्लाह खमैनी और ये सब पूरा आया सब। खैर, अब जो अमेरिका ने इस बीच वेस्ट ने इजराइल नाम का एक देश 48 में बना दिया था यहूदियों के लिए, उससे फिलिस्तीनियों को वहां से उजाड़ के वो उसने एक नई समस्या को जन्म दिया। शायद ये जो भी योजनाकार थे इनको लगता था कि फिलिस्तीनी जो हैं पिछड़े किस्म के किसान हैं और ये बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, और एक पुराना माइथोलॉजिकल तर्क इन लोगों के पास था पुराना कि साहब ये यहूदियों का भी धार्मिक स्थल यहीं था, यहीं से शुरू हुए, और बीच के दौर में मुसलमानों ने उनसे ले लिया था। उस तर्क के आधार पर उन्होंने वहां उनको फिट कर दिया। लेकिन इजराइल की रक्षा में बार बार इन सबके संसाधनों का इस्तेमाल, और हर बार ये कि इजराइल खतरे में है ये कह के पश्चिम ने, जिसमें यूरोप भी पूरी तरह से शामिल रहा शुरू में, अब इस बार चीजें बदली हैं, वरना तो लगातार इजराइल के लिए किए गए हर पाप में यूरोप के सारे सभ्य देशों का, जिनके पास बहुत सारी तार्किकता है और सभ्य संसार बनाने की बहुत सारी रचनावलियां हैं, लेकिन ये सब इजराइल वाले पाप में शामिल रहे, और अमेरिका तो निश्चित तौर पर ओपनली ही था। लेकिन इस बीच उस समय उनके लिए जो मतलब दुनिया भर का जो सामने वाला चैलेंज था वो सोवियत संघ के रूप में था। उस समय वो सारा शीत युद्ध सोवियत संघ से वो डरते थे, उस व्यवस्था से डरते थे, उस तर्क से डरते थे जो इनके इस पूरे ढांचे को उलट पलट सकता था। तो वहाँ एक शीत युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, और इन देशों में ज्यादा प्रभाव पश्चिम का रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ की ओर भी जुड़ा हुआ था, और सोवियत संघ इनको तमाम तरह से हेल्प करता था, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री लगाना, ये जैसे हमारे यहाँ लोहे वोहे के सारे कारखाने आयरन के, वो सब वहीं से रशियन हेल्प से ही आए। सैनिक सुविधा सहायता वगैरह देना और पढ़ाई लिखाई में मदद करना, इन सब चीजों में सोवियत संघ का अफ्रीकी देशों में, एशियन देशों में, और जो भी उसके साथ थे, और इन अरब देशों में भी, सीरिया वगैरह, उनमें उनका वो चलता था। और ये सब बड़े मॉडरेट देश थे, इराक हुआ, सीरिया हुआ, ये इन सब जगह जैसा आज हाल है ये हाल वहाँ नहीं था। इस तरह से धार्मिक आधार पर जिद और पिछड़ापन ये भी नहीं था उस समय तक, बहुत नॉर्मल थे सब। लेकिन ये सब इन सब चीज़ों में फिर बदलाव होना शुरू हुआ, क्योंकि ये जो सोवियत संघ 90 में जाके 89 से लेके 92 के बीच में टूट गया। उसमें CIA सफल रहा, जैसा कि राष्ट्रपति बुश ने, बड़े वाले बुश ने, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले बुश ने ऐलान किया था कि हमने जो है ये युद्ध जीत लिया, हमने सोवियत संघ को खत्म कर दिया। तो वो एजेंसीज की लड़ाई थी, CIA ने निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त कर ली थी, गोर्बाचोव को उन्होंने यूज कर लिया, और उससे उनको लगा कि अब दुनिया फिर एक ध्रुवीय हो गई, और वो निजाम चला कुछ दिन। लेकिन फिर उसको चैलेंजेस आने लगे, चूंकि सोवियत संघ एक देश के तौर पर समाजवादी दौर में उसने जो विकास अपना कर लिया था, उस विकास में वो सामर्थ्य थी कि एक पुतिन नाम का आदमी जो पहले उनका KGB में काम किया करता था, उसने धीरे धीरे पहले KGB को एक क्रिमिनल गैंग्स में बदला चुपचाप, क्योंकि अमेरिका वाच कर रहा था, और उसने जो वहाँ के संसाधन थे उन संसाधनों को गुंडागर्दी से और माफियोसी से बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी चले गए। लेकिन बाद में वो सत्ता में आ गया, और इस तरह से KGB ने CIA से एक लड़ाई में दूसरा रंग बदल के एक हिस्से को, पूरा तो नहीं, सोवियत संघ तो टूट ही गया था, बहुत सारे देशों में बदल गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जो आर्थिक रूप से भी और विकास के रूप से भी सबसे बड़ा भूभाग था रूस के रूप में, वो एक राष्ट्रीयता के नाम पर उसको इकट्ठा करके उसने बचा लिया। वो एक चैलेंज फिर बनना शुरू हुआ, और अब वो भारी चैलेंज है। लेकिन वो निश्चित तौर पर वो चैलेंज उस तरह का तो नहीं था जैसा सोवियत संघ का था। लेकिन तभी एक और डेवलपमेंट हो गया कि सोवियत संघ और चीन
ये दोनों साम्यवादी देश थे, लेकिन इन दोनों में लीडरशिप में आइडियोलॉजिकल अंतर्विरोध बहुत थे। अब उस पे नहीं जाएंगे, आपका कार्यक्रम खराब वो हो जाएगा। लेकिन उस अंतर्विरोध का फायदा उठाने पश्चिम पहुंचा चीन, सोवियत संघ से लड़ने के ही उस क्रम में, और चीन ने उसका उल्टा उपयोग कर लिया। चीन ने अपने को उनको आने दिया और उनके कहने के अनुसार कथित नीतियों में परिवर्तन किया, लेकिन सब करते हुए उसने एक्चुअली वो नॉलेज एरिया जिसमें पश्चिम आगे था, चाहे वो सामरिक नॉलेज हो या सामाजिक नॉलेज हो, और पर्टिकुलरली जो आर्थिक नॉलेज है, इस सब में उसने अपने आप को चुपचाप एक दीर्घकालिक योजना बना के इस सब से अपने को लैस किया, अपने को सुसंगठित किया, और वो इस बीच एक बहुत बड़ी सामर्थ्य के रूप में दुनिया में उभर के आ गया। इन्हीं से पढ़ के इन्हीं के विरुद्ध अपने को वो लैस करता हुआ अब वो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती इस व्यवस्था के, पिछली व्यवस्था के सामने है, जिसको अमेरिका वो ओपनली स्वीकार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने बिल्कुल ताजे आंकड़े और ताजी परिस्थिति थी, और जो घटनाक्रम का बिल्कुल नया विकास है, उसको रोशनी में रखकर हम लोगों ने गल्फ खाड़ी युद्ध के मौजूदा हालात का जायजा लिया और उसके ऊपर उसका विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। जी।